नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद और आइए देखते हैं आज का 2 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल एंड ऑल द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो इस न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं। एक बात नोट करने लायक है क्योंकि कल बजट आया था, तो इसीलिए आज का जो पेपर है, आज की जो वीडियो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी लंबी वीडियो है बिकॉज इसमें सारे के सारे बजट के इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोनों पेज पे कुछ नहीं है, पहले दोनों पेज पे प्योरली एडवर्टीजमेंट है, फुल साइज के 2 एडवर्टीजमेंट है, तो वो एकदम इरेलेवेंट चीज है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आज का द हिंदू। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज आई है वो आई है सोशल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो ऑब्वियसली इस बजट का जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो सोशल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो पहली बात, बजट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर 3 तरह के डेटा होते हैं: रिवाइज्ड एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट एंड एक्चुअल एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट जो बीत गया साल उस चीज के एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं। जो आएगा साल, अगले वाला फाइनेंस ईयर आएगा, उसके लिए हम लोग रिवाइज एस्टिमेट लेके आते हैं, और एक अगले साल के लिए हम लोग बजटरी एस्टिमेट या फिर फ्यूचर एस्टिमेट लेके आते हैं। जैसे कि बच्चों आज जो बजट आया है, इस बजट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के जो डेटाज हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो जैसे 2021 का बजट आया है, तो 21, 22, 23 और इस तरह से जो डेटा होगा पूरा का पूरा वो कैसे कैसे होगा उस चीज के बारे में थोड़ी सी ये चर्चा है। ठीक है, तो एक सेकंड में थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। जी हाँ, तो इसमें जो साल बीत गया उसके एक्चुअल एस्टिमेट्स होंगे कि एक्चुअली में उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना कितना कैसे कैसे रहा। तो जो साल बीत गया वो कौन सा था? 2021। आने वाला साल जो है वो है 21-22। इसके होते हैं रिवाइज एस्टिमेट। और इससे अगला साल जो आएगा 22-23, उसके होंगे हम लोग फ्यूचर एस्टिमेट या फिर इनको हम लोग बजटरी एस्टिमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बजट में 3 टाइप के डेटास होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि रिकवरी व्हीकल और क्या क्या मेन चीज हैं। जो ऊपर की तरफ हेडलाइंस है वो एक बता देता हूँ कि इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो सपना देख रहा है उस चीज के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपीस अगले 5 साल तक एक तरह से स्कीम्स के अंदर दिए जाएंगे, जिसमें हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम बना रहे हैं जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग उसको बूस्ट कर सकें। सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ज्यादा के बूढ़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आजादी दी गई है ताकि उनको कम कंप्लायंस फॉलो करना पड़े। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाम की एक बॉडी बनाएंगे जिसका गोल है कि वो 5 लाख करोड़ का एक लेंडिंग पोर्टफोलियो बनाए पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं कैसे कैसे। तो फर्स्ट पेज पे तो ऑब्वियसली ये पूरी पूरी कहानी दी हुई है कि किस किस तरह से कितना कितना परसेंट आउटले है किस किस पर्टिकुलर स्कीम का। तो एक बहुत ही कंक्लूजन में एक बात बता देता हूँ बेटा जी, बजट के अंदर सिर्फ क्या क्या चीजें पढ़नी है। टॉप 5, लेट मी गेट अ स्पेस टू राइट। ओके, सबसे पहले तो टॉप 5 स्कीम्स जिसके अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सबसे कम एक्सपेंडिचर किसके अंदर है, वो चीजें। कितना फिजिकल डेफिसिट होने वाला है गवर्नमेंट का वो, और गवर्नमेंट इन स्कीम्स के अलावा सबसे ज्यादा खर्चा किस पर्टिकुलर चीज के अंदर करती है। तो वो सब चीजें आज आपको आज की वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर 2.5 लाख टू बी टैक्स्ड, ये एक जरूरी चीज है ये। तो लोग ईपीएफ के अंदर बहुत सारा पैसा डाल देते थे और उस पैसे से क्या करते थे कि मतलब एक तरह से पैसा टैक्स के तौर पे ना जाए तो उसे यूलिप या फिर ईपीएफ के अंदर डाल देते थे। उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2.5 लाख से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्स होगा, नंबर 1। सेकेंड, रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 1.1 लाख करोड़ रुपीस फॉर रेलवेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रेलवे बजट और यूनियन बजट पहले अलग अलग आता था। ये कॉलोनियल प्रैक्टिस को हम जो ये अभी इनकमिंग गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने ही खत्म किया था। तो अभी एक कंबाइंड बजट आता है। तो 1.1 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है रेलवे के अंदर, जो उसका मैक्सिमम जो पैसा जो जाएगा वो रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जाएगा, और वो पैसा यूज किया जाएगा जो मेट्रो और इस तरह की जो रेलवे मेंटेनेंस का काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इस चीज के बारे में। ये बाद में पेज नंबर 12 पे कंटिन्यूड है, तो उस चीज को हम लोग वहां पे एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट अलाउड एनहांस 4% जीएसडीपी बोरोइंग। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो 4% बोरोइंग का जो टारगेट है वो पर्टिकुलर चीज को सरकार ने अलाउ कर दिया है। उसके अलावा क्या होता है कि एक सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस होता है, जो केंद्र सरकार के पास में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है, सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस बोलते हैं उसे। सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस में से, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बोला था 41% पैसा जो है वो अगले 5 साल तक आपको स्टेट्स को देना चाहिए, तो उनको मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो उसी चीज को गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है, इवन दो दैट इज अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट हैज अलाउड फॉर दैट थिंग इन ऑर्डर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इसका मतलब होता है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाथ में हाथ मिला के लोगों की भलाई के लिए साथ में काम करते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म। ओके गाइस, तो ये इसका मतलब होता है फिस्कल फेडरलिज्म, एक चीज। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट एलिजेस सेपरेटली, तो दिल्ली कह रही है हमें कुछ भी नहीं दिया, आप लोगों ने बहुत कम पैसा दिया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप लोगों ने रिलेटिवली लद्दाख को ज्यादा पैसा दिया है, तो वही पॉलिटिकल न्यूज है, ज्यादा उसमें से कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी है, उनको 30,000 करोड़ दिया है, हमको सिर्फ 957 करोड़ दिया है। फिर उसको यही पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी लोग हैं सब उसकी वो क्या वो कर रहे हैं कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो ऑन सो फॉर, इस तरह की चीजें हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं टैक्सेस के अंदर और क्या क्या चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट पेज आया है बजट के अंदर आज, ये है टैक्सेस वाला पेज, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें ऑनलाइन कर रखी हैं। सबसे पहले ये ऑलरेडी बता चुका हूं, 75 से ज्यादा लोगों के लिए आपको रिटर्न्स नहीं भरने पड़ेंगे, जो लोग सिर्फ इंटरेस्ट इनकम में या फिर जो सिर्फ पेंशन पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने बोला है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं उनको हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट का पूरा काम जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको सारे के सारे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूस्ट मिलेगा। और जो ये कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं उन लोगों को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा पैसे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नीचे दिया हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, जो भी आप लोन लेते हो घर बनाने के लिए, घर का कंस्ट्रक्शन के लिए, घर खरीदने के लिए, उस लोन के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाता है अप टू ₹1.5 लाख। वो खत्म हो रहा था इस साल 31 मार्च को, लेकिन अब वो इसकी डेट 1 साल और एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि लोगों को कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, तो इसके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए लोगों के बीच में काम करेंगे। गुजरात के अंदर एक गिफ्ट सिटी बन रहा है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, उसके अंदर जो भी टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड किया जाएगा वो कंपनियों को, जो भी कंपनियां वहां पे अपने एयरक्राफ्ट को लीज करने का काम करती हैं, और उनको टैक्स में एग्जेम्पशन भी दिया जाएगा ताकि वहां पे एक बेटर कनेक्टिविटी ऑफर की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी। तो लोग क्या करते थे, पैसा बचाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा जो होता था वो सारा का सारा पैसा ये लोग डिपॉजिट करा देते थे यूलिप पॉलिसीज के अंदर, और वो यूलिप पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज प्रीमियम लोग डिपॉजिट करते थे, उस चीज के कारण वो टैक्स से बचे जाते थे। तो उस पर्टिकुलर चीज को अब गवर्नमेंट ने कैप करके कहां पे लिया है, उसका पर्टिकुलर चीज को हम गवर्नमेंट कैप करके ले आई है सिर्फ अप टू 2.5 लाख रुपीज ऑफ प्रीमियम पेड, अप टू ₹2.5 लाख ऑफ द प्रीमियम पेड। और एक बहुत जरूरी चीज कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई को इंक्रीज करके हम लोगों ने एफडीआई इंक्रीज करके कर दिया है फ्रॉम 49% टू 74%। दिस इज गिवन ऊपर, ये रहा, पहले 49% था, 49% से बढ़ा के हम लोगों ने 74% यहां पे इस एफडीआई को कर दिया है, ठीक है बच्चों। ये सेकंड पेज के अंदर इधर की तरफ है, इधर है स्टेक सेल एक्सेप्टेड टू फेच 1.5 लाख रुपीस करोड़, ठीक है, 1.75 लाख करोड़, ठीक है। बेटा जी ये क्या है, पूरी पूरी चीज ध्यान से समझेंगे। सरकार एसेट को बेचती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सालों पहले एक कंपनी खोली, कंपनी खोलने के लिए सरकार ने अपनी जेब से पैसे लगाए। अब जब वो कंपनी प्रॉफिट या फिर नुकसान कर रही है तो उन कंपनियों को सरकार उन आइडल पड़े हुए एसेट को, आइडल मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, नॉट इन यूज वाले एसेट्स को गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट उन एसेट्स को बेचे, तो उसे हम लोग स्टेक सेल बोलते हैं, उसे हम लोग स्टेक सेल बोलते हैं। इन 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 2 पीएसयू बैंक को और एक जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का टारगेट है फ्रॉम द कमिंग 1 अप्रैल। तो हम लोग ये चीज करने वाले हैं फ्रॉम द कमिंग नेक्स्ट 1 अप्रैल। इसी के बाद यहां पे क्या दिया हुआ है, इसी के बाद में यहां पे लिखा हुआ है कि लोअर देन रिकॉर्ड
2.10 करोड़ रुपीस विच वाज बजटेड टू बी रेज फॉर सीपीएसई डिसइन्वेस्टमेंट इन द करंट फिस्कल ईयर। ठीक है, तो इस साल में जितना टारगेट था उससे कम टारगेट अगले साल का है बिकॉज ऑफ द कोविड। सरकार को भी पता है लोगों के पास में इतना सब्सिडरी पैसा है नहीं कि वो इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा आइडिया है। गवर्नमेंट ने कहा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस and Neelaja Ispat Limited among others would be completed in 2021। तो इन कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस अभी 2020-21 में स्टार्ट होगा। आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके यहाँ पे काम आ जाएगा। ओके, इसको आगे मूव करते हैं। तो ये एक नीचे की तरफ टेबल दी हुई है, ये इनकम टैक्स का सिनेरियो दिया हुआ है सब लोगों के लिए जो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। 10 लाख है ऊपर, फिर 10 से 15 लाख के बीच में जो लोग आ रहे हैं, और उसके बाद में 15 से 50 लाख के बीच में जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए टैक्स ब्रैकेट दिया हुआ है। तो उनके ऊपर टैक्स की क्या मार पड़ी है उस चीज को समझा रही है टेबल। अपने लिए इतनी काम की नहीं है, आप लोग बस ये जान लो कि जो पर्सनल रेट ऑफ टैक्स है उनके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी चीज ये है। तो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए नीचे की तरफ एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन का। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि आप लोगों को जो सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस है उसमें से 41% पैसा जो है वो स्टेट्स को शेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उस चीज को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि ये इस तरह का हम काम करेंगे। और इन लोगों ने एक चीज बोला है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारे डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए एक अलग से नॉन लैप्सिबल फंड बनाया जाएगा। नॉन लैप्सिबल, लैप्सिबल दो तरह के फंड होते हैं। लैप्सिबल फंड वो होता है जो 31 मार्च तक अगर यूज ना करो तो उसका पैसा वापस से गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। नॉन लैप्सिबल फंड ऐसा नहीं होता है, जितना पैसा उसमें डाल दिया वो फिर उसी में रहता है जब तक उसको खर्च ना करो। ठीक है, तो दैट इज द होल आइडिया। तो ये उसी चीज के बारे में पूरी कमेंट्री है, फिस्कल प्रूडेंस और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द ग्रांट प्रपोज फॉर आंध्र प्रदेश एंड केरला आर फार हायर देन द प्रीवियस कमीशन पीरियड। तो ये जो मेजर फाइंडिंग्स अगर ये सवाल बनता है कि किस किस स्टेट का ज्यादा है तो उसमें से एक आंध्र प्रदेश और केरला का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए क्या है बजट के अंदर। तो मार्केट ऑब्वियसली कल बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, करीबन 2000 पॉइंट का बीएससी सेंसेक्स जो है वो इंप्रूव हुआ था। एंड सब लोगों के अंदर यही है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली दिस थिंग इज समथिंग विच इज बेटर। तो गवर्नमेंट मतलब इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर बजट को वेलकम किया है। आज भी सुबह से मार्केट के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ है जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेंटर टू अमेलगेंस मार्केट लॉज इनटू सिंगल कोड। तो ये क्या चीज है ये बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं। अलग अलग कोड्स कैसे कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 है। ठीक है, जी सेट के ट्रेडिंग के लिए बनाया था। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये सब चीज ना बहुत हो गई है, अब इनको सबको मर्ज करके हम लोग क्या करेंगे, हम इन सबको मर्ज करके एक ही पर्टिकुलर कानून बना देंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो proposed body would purchase investment grade debt securities both in the stress and normal time and head development of the bond market। ठीक है, तो ये चीज क्या कह रही है, ये इस चीज को कह रहा है कि हाँ भैया इस तरह से जो मार्केट को इंप्रूव करना है उसके लिए इस तरह से अलग से एक बॉडी बनाई जाएगी जिस बॉडी का जो काम होगा वो यही होगा कि वो एक तरह से जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उन स्ट्रेस्ड एसेट्स को परचेज करके इस तरह से चीज को करेगा। ये सेंसेस के बारे में बताया हुआ है, नॉट रेलेवेंट। बजट टू बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी, ये अच्छा वो हो सकता है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये मतलब एक तरह से प्रेज ही है कि बजट किस तरह से जो अभी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उस इकोनॉमिक रिकवरी को उसको बूस्ट करने के काम पूरा का पूरा ये आएगा। ठीक है, सो ये बोल रखा है कि दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर पार्ट और डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो ऊपर ऑलरेडी बता के आया हूँ। आरआईईटीज के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को कैसे कैसे आया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई। नीचे की तरफ ये ऐड है, ऐड स्किप करेंगे। चौथा है आपका पेज इकोनॉमी के बारे में, ये मैं आपको बता देता हूँ। फार्म कंज्यूमर विल नॉट बी बर्डन बाय फार्म सेस। ठीक है, ये क्या है देखो, टीवी चैनल, न्यूज चैनल और ये क्या कहते हैं मीडिया वाले, ये सब अंटशंट और आधे से आधे यूट्यूब वीडियोस भी अंटशंट चीजें जो भी बताते हैं कुछ उनको पता होता नहीं, तो वो गलत है। मैं कंक्लूजन में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कल मैंने स्पीच भी सुनी थी पूरी की पूरी, और उसके बाद में जो कंक्लूजन आया वो ये है कि पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स एंड अल्कोहल, चार चीजें हैं।
पेट्रोल डीजल एप्पल अल्कोहल के ऊपर आपका क्या लगेगा, हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाएंगे। मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका पूरा का पूरा आइडिया है कि ये कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। ये एक तरह का सेस होता है। सेस क्या होता है, एक तरह का टेम्परेरी टैक्स होता है। इस टैक्स का फंक्शन क्या होता है कि एक तरह से अलग से पैसा मिल जाए गवर्नमेंट को, ताकि उस गवर्नमेंट किसी उस पैसे को किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करे, ठीक है। अब ये चीज क्या क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल सर 2.5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, 2.5 रुपए डीजल पे बढ़ गए और 4 रुपए इस पे बढ़ गए। ये ऐसा नहीं है कि ये रेट बढ़े हैं, ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि जिस भी चीज के ऊपर हम लोगों ने एआईडीसी लगाया है, हम उन पर्टिकुलर चीजों की कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज के कारण कस्टमर जो एंड यूजर के ऊपर है, देयर विल बी नो एडिशनल कॉस्ट टू द एंड कस्टमर। देयर विल बी नो एडिशनल कॉस्ट टू द एंड कस्टमर, मतलब एंड कस्टमर मैं हूं, क्योंकि मैं पेट्रोल डीजल डलवा रहा हूं, तो मेरे को इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को उतने ही रेट में मिलेगा, बस ये कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, ताकि हम उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कर सके, ठीक है। सो सर that we choose to spend big on infrastructure, span roads, bridges, port, power generation and so on to attend the need of the health sector। तो health sector इस टाइम पे कैपेसिटी बिल्डिंग और ये किस किस तरह से सारी चीजें हैं, तो ये आपको आगे आने वाले उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोगों ने सारा का सारा हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस किया है, ठीक है। सो ये भाई फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ है, कुछ कोई रेलेवेंट नहीं है। ये एक बजट का जो ग्राफ शीट है आपके सामने, ये सबसे जरूरी है मेरे हिसाब से आज के एक टॉपिक को अगर कवर करते हैं तो उसके अंदर बच्चों ये क्या है, तो ये है कि लेटेस्ट से सरकार के पास में 100 रुपए हैं, तो उसमें से सरकार ने कितने कितने पैसे किस किस पर्टिकुलर चीज के अंदर सरकार ने खर्चा किए हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट 8,09,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने आजादी से आज तक जितना भी लोन लिया उस पर इंटरेस्ट लगता, ये उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। हम इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर इंडिया इसको डिफॉल्ट कर देगा तो उस पर्टिकुलर केस में बाकी कंट्रीज इंडिया को लोन देना बंद कर देंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में इन्वेस्ट करने की रेटिंग को घटा देंगी, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आता है वो इन्वेस्टमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। फूड सब्सिडी इज वन थिंग विच इज वेरी नेगेटिवली अफेक्टेड इन दिस थिंग। फूड सब्सिडी के अंदर हम लोगों को 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। अब इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो। नेगेटिव इसलिए बोल सकते हो क्योंकि मनरेगा ये कोविड के कारण सब लोग घर पहुंच गए हैं अपने, तो हम लोगों को फूड सब्सिडी को थोड़ा सा इतना नहीं कम करना चाहिए था। पॉजिटिव इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग इस चीज को, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स खरीद रही है एफसीआई के थ्रू। तो फूड सब्सिडी को रिड्यूस करना इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सरकार फार्मर्स से एफसीआई सामान खरीदती है, बाद में सब्सिडी के थ्रू ही वो फार्मर्स को देती है। एफसीआई के पास में गोदाम की स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुकी है, पिछले 3-4 सालों से लगातार ओवरफ्लो हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पैसा चाहिए ताकि हम एफसीआई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें, हम प्रोसेस फूड्स बना सकें, ताकि हम उन प्रोसेस फूड्स को एक्सपोर्ट कर सकें। ये हमारे देश की मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ऊपर की तरफ यहां पे भी बोला है कि हम लोग इस तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पार्क्स, फूड पार्क्स इत्यादि इत्यादि चीजों का हम लोग यूज करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सिमिलरली डिफेंस के अंदर इतना पैसा लगाया है, ये इसके अंदर कोई खास रेलेवेंटली इंप्रूव नहीं है। ट्रांसफर टू स्टेट्स कितना है, ये लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन and home affairs, finance, education, health is there and then IT is there। so ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मूव्स 3 लाख करोड़ प्लान टू रिवाइव द डिस्कॉम्स। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को घाटे से निकालने के लिए सरकार ने उज्जवल योजना लेके आई थी, उज्ज्वला डिस्कॉम योजना नाम था उनका, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो घाटे से जब अभी भी नहीं निकल रहे हैं तो हम लोग इनको थोड़ा बहुत एक तरह से अपनी जेब से पैसा दे देते हैं ताकि ये लोग इस पर्टिकुलर नुकसान से थोड़ा सा रिकवर कर सकें।
और उसके साथ साथ में ये और भी एक दो तीन जरूरी जरूरी चीज जो बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि अब हम लोग इसके अंदर कंपटीशन के तौर पे डिस्कॉम्स को उतारने जा रहे हैं, जहां पे जो एंड कंज्यूमर होगा, जैसे मैं हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरे को किसकी बिजली लेनी है, मेरे को रिलायंस से बिजली खरीदनी है या फिर मैं किससे बिजली खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि इनके अंदर भी कॉम्पिटेटिवनेस आए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर, और ये अपना इस नेटवर्क को इंप्रूव करने के ऊपर काम करें। ठीक है, तो वो एक पूरी की पूरी चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स, रेलवेज, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टेलीकॉम रेवेन्यू एस्टिमेट कट चीपली। ठीक है, तो टेलीकॉम वालों को घाटा हो रहा है, मतलब जो रिलायंस है, एयरटेल, वोडाफोन वाले, ये स्पेक्ट्रम होता है 2G 3G 4G, इस स्पेक्ट्रम की होती है बिडिंग। उस बिडिंग के थ्रू 8% जो ग्रॉस होता है टोटल, जितने टेलीकॉम कंपनी जितनी भी कमाई करती है उसका 8% जो होता है, जो भी आप रिचार्ज कराते हो उन सबका 8% जो होता है वो एज अ लाइसेंस फीस भरती है। ठीक है, 8% एज अ लाइसेंस फीस भेजती है ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके अंदर रेवेन्यू लॉस हो रहा था सरकार को बहुत 2-3 बार से, इसीलिए अब उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज को इन लोगों ने निकाला है कि उन लोगों ने बोला है कि हाँ, इस तरह से जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट कह रही है कि हम काम को करने की कोशिश टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज है। ऑटो सेक्टर वेलकम्स व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर क्या बोला है इन लोगों ने, बोला है 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल और 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल है, 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल व्हाइट नंबर प्लेट वाले और 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल येलो नंबर प्लेट वाले, उनको आप अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आप उन्हें स्क्रैप कर सकते हो। और स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिवाइज प्लान भी करिए कि गवर्नमेंट जब आएगी तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट उसको अलग तरीके से बिल्कुल वो कर देगी। इस चीज को अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने इस चीज का वेलकम किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज द 7 मेजर पोर्ट्स से सीतारमन। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट 7 मेजर पोर्ट्स को आपका क्या कहते हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है ताकि वहां पे कैपेसिटी डेवलपमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर जरूरी चीज क्या है कि एक तो आपको पता होना चाहिए एनएफसीआर द बूस्टिंग ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप इन अलांग। तो ये गुजरात में अलांग एक जगह पड़ती है, दिस इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ शिप, और उस पर्टिकुलर चीज के अंदर 4.5 लाइट मिलियन डिस्प्लेसमेंट टन बाय 2024 उसकी कैपेसिटी इतनी इंक्रीज करनी है। और कैपेसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन का, जो ये पर्टिकुलर चीज को बोलता है कि हम लोग इन शिप्स को यहाँ पे तोड़ के उनको रिसाइकल तो कर रहे हैं, मतलब लेकिन इनके जो भी खतरनाक एलिमेंट वगैरह हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको भी हम लोग एक तरह से डिस्कार्ड करें तो सही तरीके से हम लोग उन चीज को डिस्कार्ड करें। तो ये वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। गवर्नमेंट टू कट फिस्कल डेफिसिट बाय द एंड ऑफ 4.5% बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो फिर 5 साल का ये टारगेट पंचवर्षीय योजना बना दी सरकार ने, बोला कि हम अभी जैसे कोविड के कारण इस पटरी पे से उतरे हैं तो हम लोग धीरे 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 इसे 4.5% तक ले आएंगे 2025-26 तक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डिमांड ग्रो होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, दूर के ढोल सुहावने, लॉल लॉल लॉल, ये सारी की सारी चीजें हर साल होती हैं, कोई इसमें ज्यादा वैसे वाली चीज नहीं है। हर साल सरकार कहती है कि हम लोग इसको फिजिकल प्रूडेंस के अंदर देखेंगे। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता होगा तो एक एफआरबीएम एक्ट मेंशन्ड है यहाँ पे, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंदर आया था। ठीक है, ये चीज क्या था एफआरबीएम एक्ट, तो इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बनी थी कि सरकार को ना एक लिमिट तक फिजिकल डेफिसिट करना है, ऐसा नहीं है कि वो कितना भी बाहर से पैसा मंगा के उस पैसे को खर्च कर सकती है। ठीक है, ये कह रहा है कि हाँ जी, ये कह रहा है कि रेलवेज के अंदर किस तरह से आउटसाइड सपोर्ट कम होता जा रहा है और किस तरह से रेलवे के अंदर और एक्सपेंडिचर देना चाहिए था, वो एक्सपेंडिचर नहीं दिया है इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि रेलवे नुकसान में है कि फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर जितना भी है टोटल 100 रुपए अगर स्पेंड करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में से 96.5 पैसा कमाएंगे। तो रेलवे तो ऑब्वियसली नुकसान में है ही, हम लोग क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं बहुत सालों से, क्योंकि अगर ट्रेन के टिकट महंगे कर देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में फिर वो लोग कहते हैं कि लोग वोट नहीं देते, फिर सो फॉर ये सारी सारी चीजें। ठीक है, तो रेलवे मिनिस्ट्री गेट्स 1,18,101 करोड़ का आउटले। ठीक है, तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आसाम
बंगाल, केरला, तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं इसलिए इन स्टेट्स को फोकस किया गया है। इनके अंदर काफी ज्यादा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है इस तरह के हाईवे डेवलपमेंट के लिए। एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर भी, क्योंकि सरकार जानती है कि इस लॉकडाउन से अगर कोई सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो एमएसएमई हुआ है, और ये इन पर्टिकुलर चीज को इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपके लिए भी एलोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो फिर ये इंक्लूसिव और बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एलएसी स्टैंड ऑफ फैक्टर इन डिफेंस आउटले। जो डिफेंस का जो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर चीज में, जो चाइना के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज ने काफी अच्छा रोल निभाया है, और उस अच्छे रोल निभाने के कारण ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे इस तरह से देखी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है कि लेकिन सिर्फ पेंशन के अंदर जो लोगों को, जो सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलती है उसके अंदर हम लोगों ने कम किया है, अधिकतर पैसे का इस्तेमाल फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया होगा। ठीक है, सो ये चीज। उसके अलावा ये ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल टैक्स दिखा रहा है, ये कह रहा है कि आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स कमाएगा। ये कह रहा है कि जो ज्यादा अमीर, ज्यादा बड़े लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज स्कूड टुवर्ड द रिचेस्ट, तो ये पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह से दिखा रही है। नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन मूटेड, इंडिकेटेड साइज ऑफ 51,000 करोड़ अ ईयर। ठीक है, तो ये चीज क्या है, 51 Finance Commission has recommended constitution of a dedicated non-lapsable modernization fund for defense and internal security development। ये चीज ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग इस चीज को समझ भी चुके हैं कि हमारे जो फोर्सेस हैं उनके आंतरिक सुरक्षा के विकास के लिए अलग से इस तरह से फंड बनाया जा रहा है, जिस फंड का काम होगा कि गवर्नमेंट जो हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके लिए वेपन्स खरीदेगी, उनके मॉडर्नाइजेशन का काम करेगी। और रॉन्ग न्यूज की कल्चर मिनिस्ट्री, जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से जिनको बहुत कम पैसा मिलता था हमेशा से, उनको और कट कर दिया गया है। ठीक है, तो 3,000 करोड़ के बजाय आपकी बार सिर्फ 2,600 करोड़ रुपए दिए। इसके अंदर एक मेन बॉडी जो काम करती है उसका नाम है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी देख रेख का काम करती है। ठीक है, सो करीबन 3,000 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, करीबन 3,000 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एंड उनका टोटल बजट कट है, टोटल यहां से लेके 1246 करोड़ से 1,042 करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अपकीपिंग ऑफ ऑल दिस स्पेसेस एंड प्लेसेस, तो सरकार को इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ओके, स्टार्टअप टू गेट टैक्स हॉलिडे टिल मार्च 22, जो भी सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उनको मार्च 2022 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा, मतलब रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्सेस ईटीसी उन सब चीजों को देखने को मिलेगा। इसलिए इसी के साथ में जो फ्रीलांसर्स टाइप लोग होते हैं, जो फ्रीलांसिंग के अंदर काम करते हैं, और जो मेजर फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट लेके आते हुए ये चीज बोली है कि हम लोग आप लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए ओपीसी 1% कंपनी के अंदर भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अब क्या महंगा क्या सस्ते वाली चीज, तो सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। किस चीज पे, ऑन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट, मोबाइल फोन, कंप्रेसर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बाकी चीजों पे गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर सरकार ने जो है वो सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सिडी जो है, इंपोर्ट रेट्स जो है वो इंपोर्ट रेट्स कम कर दिए हैं। ठीक है, so mixed signals on farm sector, so this is something which is important। ठीक है, सो ऑलरेडी ऊपर की तरफ बता चुके हैं कि किस तरह से पीएम किसान स्कीम के अंदर 2,000 रुपए सबके आ रहे हैं, और ये सारी सारी चीज किस किस तरह से गवर्नमेंट सरकार इनको लोगों को दे रही है पैसा। ठीक है, अब सरकार ने मिक्स सिग्नल्स इसलिए भेजा, यहाँ पे जो इसका दिया गया ना मिक्स सिग्नल्स, ये इसलिए दिया गया है कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, अदर इंपोर्ट पे, ये फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड इंश्योरिंग एनहांस रेम्युनरेशन फॉर द फार्मर्स, इस पर्टिकुलर पर्पस से ये चीज लगाई गई है। इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फार्मर डिसमिस फिनमिन क्लेम ऑन एमएसपी हाइक। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो क्लेम है एमएसपी हाइक के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज को फार्मर्स ने बोला है ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि फॉलिंग प्रोक्योरमेंट, अब प्रोक्योरमेंट क्यों फॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज के कारण मैंने आपको बता दिया कि एफसीआई के पास में ऑलरेडी वो ज्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन लोगों ने C2+ 50% का ग्रोथ बोला था। इसका मतलब आसान भाषा में
किसान को जितनी लागत आती है प्लस 50% उसको मिनिमम उतना मूल्य मिलना चाहिए और सरकार उसकी सारी की सारी फसल को खरीदे। भाई सरकार कहां से खरीदेगी तुम्हारी सारी की सारी फसल को? सारी की सारी फसल खरीद के करेगी क्या? तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए बैठे हो, ठीक है। इसीलिए सरकार कह रही है कि भैया हमें पैसा चाहिए, हम पैसे लगा के इंडिया के अंदर फूड पार्क्स लगाएंगे, फूड पार्क्स के अलावा डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो कॉर्पोरेट्स काम कर सके तुमसे, तुम्हारी फसल खरीद के तुम्हें अच्छा रेट दे सके, ताकि उस रेट से तुम अपना घर चला सको और जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास में रिसोर्सेज हैं वो उस तुम्हारी फसल का प्रोसेस करके उसे दूसरे देश में बेच सके, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। 5 फिशिंग हार्बर्स टू बी मॉडर्नाइज, ये फिशिंग सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। 5 फिशिंग सेक्टर्स कौन से हैं? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडीप एंड पेंडुघाट, ठीक है। इसके बाद में फूड सब्सिडरी सेट ऑलमोस्ट 2.43 लाख करोड़। यार ये एक बहुत गलत चीज है कि हम लोगों ने फूड सब्सिडी का जो एस्टीमेट है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं रिड्यूस किया है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कैसे कैसे चैलेंज आगे इसके ऊपर फुल पेज आर्टिकल है, तो उस चीज को थोड़ा सा देख लेना कि किस किस तरह से, क्योंकि लोग घर पे हैं और उनको मतलब फूड डिमांड, उनकी फूड सिक्योरिटी को मीट करना बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। तो फूड सब्सिडी किस किस तरह से सरकार दे रही है और उसके लिए कितना कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो वो पर्टिकुलर चीज है। 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है हम लोगों ने कस्टम्स के ऊपर, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसी चीज के बारे में ये लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ये ऊपर के जो डेटा है कि इतना कंट्री इतना परसेंट अपना जीडीपी का खर्च करते हैं, वो एक इररिलेवेंट डेटा है, बहुत ही इररिलेवेंट तरीके से कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि ना तो उन कंट्रीज का कोई एक पर्टिकुलर फॉलिंग बैक एरिया है, ना उनका जीडीपी का कंपैरिजन है, ना ही उनकी पॉपुलेशन का कंपैरिजन है। तो जस्ट टू कंपेयर कंट्रीज इररिलेवेंटली just on the basis of their GDP and their expenditure on healthcare is totally irrelevant, because 0.93% in the case of Denmark would be significantly less than 0.01% contribution in the health R&D sector as compared to India, ठीक है। अबे हमारी जीडीपी देखो, उनकी जीडीपी देखो, फिर पॉपुलेशन डिफरेंस देखो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 1.137% इन हेल्थ एंड हेल्थ वेलबींग, ये सबसे जरूरी चीज है। हेल्थ केयर के अंदर 137 करोड़ रुपए, जिसमें से स्पेसिफिकली सरकार ने ये बोला है कि हम लोग अलग से पैसा दे रहे हैं आपको, 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास टोटल पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ वैक्सीन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो कोविड वैक्सीन लगाने को लेके दे रहे हैं। और सरकार कह रही है कि और की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इसमें और भी पैसा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनानी है, 9 लैब, बायोसेफ लैब बनानी है, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि सरकार ने जितना पैसा दिया है वो 37,873 करोड़, दैट इज sufficient for vaccinating 100% population। यहाँ पे दिया हुआ है assuming a cost of 400 rupees per vaccine, 2 doses, vaccinating 50% of India population would cost 27,000 crore, which is 77% of the COVID-19 vaccine of 35,000 crore announced on Monday, ठीक है। So if we are achieving this target of vaccinating more than 70% of the people, 77% of the people, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी हमारे देश के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो कॉस्ट फैक्टर में भी क्या है कि ग्लोबली इंडियंस जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी जेब से। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी इसमें बोला हुआ था, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज के बारे में बोला हुआ था। तो उसको एस्टेब्लिश किया गया है विद अ फंड ऑफ 50,000 करोड़, जिसका फंक्शन होगा कि वो रिसर्च को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आत्मनिर्भर हेल्थ केयर के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये बता रखा है कि किस किस तरह से आपको टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिडवाइफरी एंड देन सपोर्टिंग देम फॉर एडवांस न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड हेल्थ केयर, फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऊपर भी जिसका जिक्र है यहाँ पे, तो उस चीज के बारे में पूरा का पूरा फैक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एक पूरी की पूरी चीज है, पूरी की पूरी चीज, जिस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रिंक, तो ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल मूव था गवर्नमेंट का कि इस चीज को, इस बजट को कम क्यों किया गया है, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं चैलेंजिंग चीज है कि सरकार को देखना चाहिए कि इन तरह की चीजों को क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट लगातार पुश करती रहे तो सही रहेगा। बिकॉज हेल्थ केयर के अंदर फिर पोषण अभियान है, मिशन शक्ति है हमारे देश के अंदर, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है, उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसको समर्थ के साथ में हम लोगों ने क्लब कर दिया था,
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम्स और उन स्कीम्स के अंदर कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है वो सब चीजें देखो, ठीक है। तो वाटर सप्लाई मिशन जिस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, स्वच्छ भारत मिशन SBM 2.0 चल रहा है, हम लोग जानते हैं। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर 500 अमृत सिटीज बना रहे हैं। उसके बाद जल जीवन मिशन है अर्बन वाला, जिसके अंदर हम लोग 4378 लोकल बॉडीज के अंदर पैसा देना चाहते हैं ताकि वो अपने जो भी लोग हैं वहां पे जो रह रहे हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, उन लोगों को अच्छा पानी, पीने का पानी दे सके, उपलब्ध करा सके। मूविंग ऑन द सेम लाइन, लाइफलाइन मिसिंग ये कह रहे हैं कि सर जो मनरेगा जो मेन चीज थी, देखो लोगों की नौकरी गई है और वो लोग अपने अपने गांव चले गए। इसका मतलब सरकार को फोकस तो इस चीज पर करना चाहिए था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ के लिए कुछ काम करना चाहिए था, जिस चीज के लिए सरकार को कम से कम बजट के अंदर मनरेगा का जो प्रोविजन है उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। लेकिन इस बार 73,000 करोड़ रुपीस ही दिए गए, जो लास्ट क्या कहते हैं लास्ट बजट से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात है कि इस टाइम पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस जहां पे उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको इस तरह की चीजें की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, ठीक है। तो ये फिर ऑल इंडिया किसान सभा कह रही है कि तुम लोगों को 150 दिन का देना चाहिए था। फिर ये बजट रिलोकेशंस में किस किस तरह से सीनियर सिटीजन की पेंशन वृद्धि है, और वो डिसेबल्ड, फिर वो पॉलिटिक्स घुसेड़ दी इन लोगों ने, कोई इररिलेवेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर सोशल वेलफेयर और जो मतलब सरकार का सोशल वाला पूरा का पूरा स्पेंडिंग वाला पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान पूरा का पूरा वो किस किस तरह से करेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वहां पे सेटअप होएगा और उनका क्या क्या पर्पस होएगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेंडिंग इंक्रीजिंग ऑन स्कीम्स ऑन SC, तो माइनॉरिटी के अंदर कितनी भी स्कीम है उन स्कीम्स के अंदर जो थावरचंद गहलोत जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सबका साथ सबका विकास के साथ में है। आपको ये देख लेना है कि इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना ग्रांट देती है, ठीक है। आज के एडिटोरियल पे अब आते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अ रियली लॉन्ग वीडियो दैट आई एम शूटिंग। सो गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कह रहा है कि हम धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। ये वही बजट की पूरी पूरी कंसाइज फिगर्स को उठा के ऊपर की तरफ से नीचे डाल दिया कि कह रहा है कि हम लोग हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलबींग सरकार के लिए जो है वो ज्यादा मायने रखती है, जिस चीज के लिए सरकार कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेके आ रही है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहा है ये। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने जो टोटल हेल्थ बूस्ट दिया है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है। एंड PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो डेवलप की गई है, जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर 64,000 करोड़ का आउटले दिया गया है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात है, ठीक है। तो ये वही है कि एक नॉर्मल आर्टिकल है बट नथिंग समथिंग व्हिच वी शुड वंडर अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग ओवर फिसल कन्वर्सेशन, CP चंद्रशेखर, वन ऑफ माय फेवरेट पीपल हु राइट्स इन दिस न्यूज़पेपर। ओके, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल, बहुत ही सिंपल आर्टिकल, लेकिन बहुत ही अच्छी सी मतलब क्या कहते हैं कि पकड़ पकड़ के जगह जगह पे सरकार को पिन पॉइंट करके बताया कि क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा आर्टिकल दिया। सबसे पहले कंफ्लिक्टिंग सिग्नल, गवर्नमेंट कह रही है, मिनिस्ट्री ने बोला कि लाइक नेवर बिफोर ये बजट पहली बार हम लोग लेके आए हैं। ये कह रहे हैं कि लाइक नेवर बिफोर तो है नहीं, तुम लोगों ने तो इस तरह का काम पिछले कई बार से करते आ रहे हो कि तुम थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिशनल एक्सपेंडिचर के नाम पे तुम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो और कुछ नहीं कह रहे हो। जबकि जो मेन रिक्वायरमेंट थी, जो सोशलिज्म के अंदर मनरेगा के अंदर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे आप लोगों ने इतना पैसा दिया नहीं। दूसरा ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू बेस का इरोजन हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, इसलिए उससे जो सरकार के पास में पैसा आता है वो पैसा बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। वो एक बिल्कुल सच बात है और उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी चीज यहां पे इस तरह से दी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज अनवाइंडिंग द सपोर्ट मेजर्स। गवर्नमेंट को किस किस तरह से एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो मेन बेसिक सपोर्ट मेजर्स थे जो सब जनता तक जाने चाहिए थे, लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज देयर, देन मनरेगा वाज देयर, एंड देन सो ऑन सो फॉर सम स्कीम्स व्हिच वर रिलेटेड विद द रूरल इंडिया। उन स्कीम्स को गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, ठीक है। गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए था। हेल्थ स्पेंडिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है इसने, पूरी की पूरी चीज जो ऑलरेडी मैं समझा के आ गया आप लोगों को ऊपर की ड्रिंकिंग वाटर एंड उस चीज के अंदर, एंड सरकार के अंदर किस तरह से विजुअल थिंकिंग के अंदर सारी सारी चीजें करनी चाहिए थी। इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को लगी इसमें कि वो चीज यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है कि सरकार का जो फोकस है ना, वो फोकस यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि मोनेटाइज करना है उन्हें आइडल एसेट्स को। तो मोनेटाइजिंग आइडल एसेट्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल और उस चीज को यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है,
ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेना। सेम चीज नीचे डिस्पाइट हम बजट के अंदर जो क्रूशियल मिसेज है, तो अगर आपको शॉर्टकमिंग्स गिनानी है तो फिर हिंदू से बेहतर अखबार तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं इस चीज को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एफडीआई के जो इंक्रीज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर एफडीआई जो कम है, और ये हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो इनइक्वालिटी बढ़ाने का काम किया है, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो वही ये हम तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कहते आए हैं कि बजट इस तरह का दिया हो। अ प्रॉमिसिंग बजट विद वेरी फ्यू डिसअपॉइंटमेंट, आई वुड से दिस थिंग, ठीक है। तो गोविंदा राव का ये पेपर है, ये रिवाइविंग द इकोनॉमी एंड सेक्टोरल एलोकेशंस के बारे में बात करता है। सेम वही बजट कमेंट्री, बजट अच्छा है नहीं है, उसके ऊपर 10 आर्टिकल है, आज सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर रखा है। अच्छा आर्टिकल ये वाला, दीपा सिन्हा लिखती हैं, दीपा सिन्हा का ये आर्टिकल है, इसमें लिखती हैं कि कोई ग्रेटर एलोकेशन नहीं दिया है हंगर पैंडेमिक को रोकने के लिए। तो जो गरीब लोग जो जिनकी नौकरी छूट गई थी और अपने गांव चले गए थे, उन लोगों को हंगर से बचाने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अंदर, जिनके पास में सालों से हमेशा से कम पैसा आता रहा था, उन स्कीम्स के अंदर भी पैसा नहीं आया है, जो एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है जो यहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरह की चीज को आपको थोड़ा सा एक बार विशेष करके आपको देखना बनता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिलीवर्ड बट द रोड अहेड इज लॉन्ग। सो ये आदित्य नारायण का आर्टिकल है, ये भी अच्छा आर्टिकल है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक जॉब आउटपुट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, और इन सारी चीजों को ये जो बजट है, ये बजट हेल्प करेगा। नो डाउट दिस बजट विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इनटू द कंस्ट्रक्शन स्पेयर एंड अदर स्पेयर्स एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज कंटेंट। बट हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर चीज की लॉन्गलिविटी के ऊपर। तो ये एक, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट फिर वो बिजनेस स्टाइल में लिखा हुआ आर्टिकल है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला आर्टिकल जो हंगर वाला ये क्रिटिसाइज कर रहा है, और ये वाला आर्टिकल फिर इस सरकार के अच्छी कमिंग्स मतलब अच्छी चीजों को सरकार की गिना रहा है। सेम चिदम्बरम का फिर ये पॉलिटिकल आ गया पूरा का पूरा, ये लोग कह रहे हैं कि इतने धोखा दिया है, और ये सब एकदम इरेलेवेंट चीज है। तो सरकार किस किस तरह से, हाँ फर्स्ट पेज से जो कंटिन्यू था जो मैं बता रहा था रेलवेज को, तो रेलवेज के ऊपर जितना पैसा गया है उसके हमसे बहुत सारा पैसा जो जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई रखी है खान सर जीएस ने, तो उसको एक बार जाके आप देख लेना, मैं उसको ऊपर आई बटन के अंदर लिंक कर दूंगा। इत्यादि इत्यादि चीजों को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, सो दैट आप एक रेफरेंसिंग थिंग के थ्रू इस चीज को पूरी चीज को थोड़ा सा आप लोग देख सकें, ठीक है। सो फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट ये टैबलेट से प्रेजेंट किया गया था। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई इस तरह की चीजें करेंगे हम लोग तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज पेपर बचाना है और सो ऑन सो फॉर। फिर फार्मर प्रोटेस्ट जो पूरे पेपर में छाया रहता था, वो एकदम एंड में एकदम छोटा सा आ गया है, उसके अंदर कुछ इतना रेलेवेंट चीज है नहीं, ठीक है। ट्विटर ब्लॉक सेवरल अकाउंट्स, तो ये क्यों ब्लॉक हुए हैं, फिर वही ये फार्मर के प्रोटेस्ट के समर्थन में ट्वीट करते हैं जनता, फिर वो हो जाता है उनका हटा। तो ये फिर सेम थिंग, सिंगो ऑर्डर्स पे और प्रोटेस्टर आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है पुलिस प्रोटेस्टर अरेस्ट फॉर सीआईएसएफ ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के लिए, ये इनमें से कुछ जरूरी नहीं है प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है। और ये कुछ ये हाँ जो दिल्ली पुलिस के पास में वो लोहे वाले डंडे की फोटो सोशल मीडिया पे चल रही है, उस चीज के ऊपर पुलिस को क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब लोगों की तरफ से बैकलैश सफर करने को मिला है, ठीक है। इनका कहना है कि 56% पीपल शोज दैट दे हैव एंटीबॉडी, ये चीज ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो डीयू के अंदर फिर से टीचिंग स्टार्ट हो गई है, राष्ट्रपति भवन खुल गया है, नॉट दैट रेलेवेंट, एयर क्वालिटी वेरी पुअर, इनेबल टू ट्रेस लेपर्ड, कोई जरूरी चीज नहीं है, प्रोसिक्यूशन कोई जरूरी चीज नहीं है। वेस्ट यूपी फार्मर्स थॉन्ग बिजनौर में, ये यूपी के पास में वेस्ट यूपी में बिजनौर एक जिला पड़ता है, वहाँ पे एक पंचायत हुई है, उस चीज के ऊपर ये एप्पल मैकबुक एयर और नीचे फौजी गेम के बारे में दिया हुआ है, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर इस तरह की चीजें ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये औरत जरूरी है, ये इनको अभी पद्मश्री मिला है, शी इज 105 ईयर ओल्ड एंड इन्होंने सब्जी बेच के अपने बेटे को पढ़ाया, फिर अपने बेटे और उनकी बहू और उनका फिर पूरी फैमिली वहाँ पे उस एक हॉस्पिटल बनाया ना उन्होंने अपनी मेहनत से, और वहाँ पे फिर उन सब लोगों का, गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते हैं लोग, सब ये सभी लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, ठीक है। एंड शी इज 105 years old एंड शी डेली गोज टू द फील्ड एंड दैट्स व्हाई शी बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। फॉरएवर स्काइज हटाओ, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हो गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि म्यांमार के अंदर जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं और वहां पे मिलिट्री कूप होने की संभावना है, और वहां पे मिलिट्री कूप हो गया। तो बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारे प्रेडिक्शन जो था वो बिल्कुल सही रहा,
ठीक है। तो इंडिया म्यांमार रिलेशंस किस किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेना। एंड मिलिट्री सीजेस पावर इन म्यांमार को क्या क्या कैसे कैसे है, वो चीज आप लोगों को यहाँ पे रिलेवेंट बन जाएगी। इंडिया म्यांमार रिलेशन, आंग सान सू की को किस तरह से रिमूव किया गया, चाइना का क्या रोल है इसमें, और वेस्ट कंट्रीज किस किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज से इफेक्ट होने वाली हैं, तो वो चीज है यहाँ पे जरूरी, ठीक है। सिमिलरली फिर लास्ट पेजेस पे स्पोर्ट्स दिया हुआ है, दैट इज ऑफ नो यूज। So that was the whole idea about our topic, and this was today's newspaper. That was quite a long video that I did today. I'm so sorry अगर किसी का ये लगा कि कुछ एक सेक्शन था जो मैं रिपीट कर रहा था, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि मैं पूरा का पूरा पेपर एक बार आपको पढ़ा दूं, बिकॉज आज का पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। That's it for the day. Thank you guys. Please consider liking, sharing, subscribing this video. If you like this video, please share it with your friends. Please like this channel, and I will be back again tomorrow with another newspaper recording. That's it from my side. Thank you guys. Have a nice day.